दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि 26 जनवरी घटना को लेकर है। जी आपको बता दें कि किसान नेताओं समेत अन्य 50 को ताजा नोटिस। आंदोलन में पहुंचे विपक्षी नेता तो बोले राकेश टिकैत, वे वोट के लिए नहीं हमदर्दी को आते हैं। जी हां, बात कर रहे हैं कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं समेत 50 लोगों को नोटिस भेजा है। एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने कई लोगों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। पुलिस के अनुसार हिंसा के दौरान प्रयुक्त हुए कुछ ट्रैक्टरों की पहचान कर उनके मालिकों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस भेजने में इसलिए समय लग रहा है क्योंकि कई लोग दिल्ली के निवासी नहीं हैं। उनके पते पर पत्र भेजे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के दल पंजाब और हरियाणा समेत कई जगहों पर जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस उन लोगों की तलाश भी कर रही है जिन्होंने लाल किले पर झंडा लगाया था। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य एकत्र करने के लिए गाजीपुर, लाल किला और आईटीओ भी गई थी। उन्होंने गांठ बंधी एक बड़ी सी रस्सी समेत कई साक्ष्य एकत्र किए हैं। रस्सी का इस्तेमाल लाल किले पर चढ़ने के लिए किया गया था। उनका कहना है कि शनिवार तक पुलिस को जनता से 1700 वीडियो क्लिप और सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए जिनसे हिंसा में संबंधित जांच में सहायता मिल सकती है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 44 लोगों को नोटिस जारी किया था। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें जिसमें शरद पवार ने कृषि कानूनों पर जताई चिंता। कहा एमएसपी पर होगा प्रतिकूल प्रभाव, मंडी प्रणाली भी होगी कमजोर। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानून पर चिंता प्रकट करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि यह कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और मंडी प्रणाली को कमजोर कर देंगे। पवार ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में डिजिटल माध्यम से शामिल हुए। बैठक में संसद के बजट सत्र के लिए प्रस्तावित एजेंडा से जुड़े विषयों, किसान आंदोलन, महिला आरक्षण विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख ने कहा कि नए कानून एमएसपी पर फसल खरीद करने के ढांचे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे जिससे मंडी प्रणाली कमजोर हो जाएगी। उन्होंने एमएसपी को सुनिश्चित करने और इस व्यवस्था को कहीं अधिक मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। पवार ने ट्वीट किया, सुधार एक सतत प्रक्रिया है। एपीएमसी या मंडी प्रणाली में सुधारों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति दलील नहीं देगा, लेकिन इस पर एक सकारात्मक बहस का यह मतलब नहीं है कि यह प्रणाली को कमजोर या नष्ट करने के लिए है। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि 7 फरवरी को पीएम मोदी जाएंगे पश्चिम बंगाल, राज्य को देंगे 5000 करोड़ रुपए की सौगात। जी हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में इसी साल मई माह में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर वहां राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को पश्चिम बंगाल के हल्दिया जा रहे हैं। इस दौरान वहां 3 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इन परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बंगाल के तमाम भाजपा कार्यकर्ता पीएम मोदी की इस जनसभा की तैयारियों में जुटे हैं। हल्दिया में प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनकी लागत करीब 5000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह कार्यक्रम भले ही सरकारी हो, लेकिन उनकी इस यात्रा से बंगाल बीजेपी कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी शामिल होने की संभावना है। आपको बता दें कि हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हावड़ा में रैली को संबोधित किया। उन्होंने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं जब शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रैली को संबोधित कर रहे थे तब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंच पर मौजूद थी। स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी देशभक्त टीएमसी में नहीं रह सकता क्योंकि ममता जय श्री राम नारे का अपमान करती हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का यह चुनाव बड़े ही आक्रामक तरीके से लड़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी ने अपने कई केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेताओं को मिशन बंगाल में झोंक दिया है। वहीं टीएमसी का दावा है कि बीजेपी इस चुनाव में 2.5 अंक से अधिक के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी।
और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें, जिसमें अपनी नई किताब में बोले हामिद अंसारी, कहा तानाशाही, राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकवाद ने 2019 के लोकसभा चुनाव में निभाई बड़ी भूमिका। आपको बता दें, मोदी पर भी उठाए गंभीर सवाल। जी हम बात कर रहे हैं कि हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की आत्मकथा बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिलीज हुई है। इस किताब में हामिद अंसारी ने कई ऐसे दावे किए हैं जिस पर भयंकर विवाद मच सकता है। हामिद अंसारी ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तानाशाही, राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकवाद ने बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही इस किताब में हामिद अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपनी किताब में लिखा है कि 2019 के चुनाव में लोकलुभावनवाद को सफलता मिली। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि विगत लोकसभा के चुनाव में तानाशाही, राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकवाद ने भी जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की। हामिद अंसारी ने अपनी किताब में कहा कि हालांकि बीते कुछ सालों में राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकवाद के प्रारूप में कमी देखने को मिली है, लेकिन असंतोष को दबाने की घटना काफी बढ़ी है। हालांकि इसके अलावा इस किताब में और भी काफी बातें लिखी हैं। इस किताब में गोधरा दंगे का भी जिक्र किया गया है। किताब के अनुसार एक बार पीएम मोदी तब के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मिलने गए थे। मिलने के दौरान हामिद अंसारी ने पीएम मोदी को कहा कि आपने अपने शासनकाल के दौरान गोधरा दंगा क्यों होने दिया, जिस पर पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि लोग सिर्फ एक पहलू को देखते हैं, लेकिन अच्छे काम को नजरअंदाज कर देते हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इस पर हामिद अंसारी ने नरेंद्र मोदी को कहा कि वे इन कामों का प्रचार किया करें, जिस पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मेरी राजनीति को सूट नहीं करता है। साथ ही हामिद अंसारी ने यह भी लिखा है कि सबको मिलाकर चलने वाली संस्कृति, भाईचारा जैसे संवैधानिक मूल्य राजनीति से गायब होते जा रहा है और इसकी जगह उनके विपरीत धारणाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपनी आत्मकथा में हामिद अंसारी ने अपने राजनयिक जीवन और उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान के कई अनुभवों को साझा किया है। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर एबीपी सी वोटर सर्वे के हवाले से आ रही है, जिसमें सर्वे के अनुसार 29% ने माना कोरोना काल में मिली केंद्र से मदद पर 66% का इनकार। जाने बजट पर पोल में क्या है जनता की राय। जी हम बात कर रहे हैं कि 1 फरवरी से संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले एबीपी न्यूज सी वोटर ने प्री बजट सर्वे किया है, जिसमें लोगों से सवाल पूछा गया है कि क्या कोरोना काल में सरकार ने लोगों की मदद की। 29% ने माना कि कोरोना काल में केंद्र से मदद मिली, पर 66% का जवाब इनकार में था। सर्वे में लोगों से मुफ्त कोरोना वैक्सीन को लेकर भी सवाल किया गया। लोगों से पूछा गया कि क्या सरकार बजट में इस बात का ऐलान कर सकती है कि लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाए। इस पर 73.1% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 22.4% लोगों ने कहा है कि सरकार को इस बजट में कोरोना वैक्सीन को मुफ्त में प्रत्येक नागरिक को दिया जाने का ऐलान नहीं करना चाहिए। दवाओं को सस्ता करने के सवाल पर 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। 4 का जवाब नहीं था तो 4% बोले वे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स सीमा छूट बढ़ाए जाने के सवाल पर 67% लोगों ने कहा कि सरकार को यह कदम उठाना चाहिए। 22% का जवाब नहीं में था तो 11% बोले कि वो कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कि क्या सरकार को कोरोना वैक्सीन फ्री में देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों में एक और खबर मैं आपको बता दूं जो कि पश्चिम बंगाल से है कि ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी। बंगाल चुनाव में जीत के लिए बिहार के विधायक उतारे मैदान में। जी हम बात करें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के 8 नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। AIMIM की ओर से जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उनमें तेलंगाना के नामपल्ली से विधायक जफर हुसैन मिराज और विधान परिषद सदस्य मिर्जा रियाज उल हसन एफएनडी को कोलकाता और दक्षिण बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुर्शिदाबाद, बीरभूम और नडिया के लिए बिहार के अमौर से विधायक अख्तरुल ईमान, बिहार के AIMIM यूथ प्रेसिडेंट आदिल हुसैन को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि केरला की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल अखबार के लिए जारी होंगी गाइडलाइन। तांडव विवाद के बाद एक्शन में आया केंद्र। जी हां, आपको बता दें कि वेब सीरीज तांडव पर विवाद के बाद केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर जल्द गाइडलाइन जारी करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कहा, ओटीटी पर चलने वाले कुछ सीरियल के बारे में बहुत शिकायतें आई हैं और उसका संज्ञान लिया गया है। ओटीटी की फिल्म, कार्यक्रम, डिजिटल अखबार पर प्रेस काउंसलिंग, केबल टेलीविजन सेंसर बोर्ड का कानून लागू नहीं होता था। इनके संचालन के लिए जल्द ही सुचारू व्यवस्था की घोषणा की जाएगी। मालूम हो कि हाल ही में वेब सीरीज तांडव को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिला है। वेब सीरीज के खिलाफ देश के कई राज्यों में एफआईआर की गई है। सीरीज पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा था कि तांडव को लेकर शिकायतें मिली हैं। तब उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को ओटीटी पर जो भी सीरीज या फिल्में रिलीज होती हैं, उसके लिए कानून बनाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं फिर ना हो सके। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी ना बन जाए किसान आंदोलन का केंद्र। भाजपा नेताओं को डर, योगी सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं। जी हां, बात कर रहे हैं कि कृषि कानून पर किसान संगठन के प्रदर्शनों को नया बल मिल चुका है। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद कई किसान लौटने लगे थे। हालांकि इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की किसानों को गाजीपुर बॉर्डर खाली करने की चेतावनी काम नहीं आई और भाकियू नेता राकेश टिकैत के रोने के बाद भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े पश्चिमी यूपी के लोगों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। टिकैत के आह्वान पर 2 दिन पहले ही मुजफ्फरपुर में महापंचायत का भी आयोजन हुआ था। इससे अब माना जा रहा है कि किसान प्रदर्शनों को मिला बल यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बड़ी संख्या में जुटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि वे किसानों से एक टेलीफोन कॉल ही दूर हैं। पीएम ने कानूनों को 1.5 साल रोकने के कृषि मंत्री के वादे को भी दोहराया था। खुद भाजपा सरकार के एक मंत्री ने माना था कि योगी आदित्यनाथ सरकार की गाजीपुर में पुलिस बल के जरिए धरना स्थल को खाली कराने की कोशिश उल्टी पड़ गई। गौरतलब है कि मोदी सरकार गाजीपुर प्रदर्शन स्थल पर हुई घटना से पहले कृषि कानून के खिलाफ हो रहे विरोध को पंजाब और हरियाणा तक सीमित मान रही थी, लेकिन टिकैत के आंसू बहाने के बाद अब आंदोलन की आग पश्चिमी यूपी तक फैल गई है। भाजपा में कई नेताओं ने डर जताया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आने वाले समय में किसान आंदोलन का केंद्र बन सकता है, जो कि योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए मुश्किल पैदा करेगा। इसकी एक वजह यह है कि 2014 से लेकर 2019 तक भाजपा ने यूपी के जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी में जबरदस्त सीटें हासिल की हैं। अपनी हिंदुत्ववादी पार्टी की छवि की वजह से भाजपा ने इस क्षेत्र में मजबूत कही जाने वाली रालौत के बड़े नेता को भी हरा दिया था। लेकिन अब कृषि कानूनों पर विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा नेताओं को डर है कि जाट समुदाय को दोबारा अपनी तरफ लाना नामुमकिन भी साबित हो सकता है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी बोले, कहा मोदी नहीं बन पाए हर वर्ग के नेता, हिंदू नेता के तौर पर है पीएम की पहचान। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सभी वर्गों के नेता नहीं है। उनका कहना है कि हिंदू नेता के तौर पर ही मोदी की पहचान है और वे इसी पहचान के सहारे हिंदुस्तान पर राज करना चाहते हैं। आपको बता दें कुछ मीडिया में सीधी बात कार्यक्रम में जब उनसे एंकर पूछा कि मोदी पिछले लोकसभा चुनाव में 306 सीटें जीतकर आए हैं, इतनी बड़ी जीत इंदिरा गांधी के बाद पहली बार किसी को मिली है, फिर भी आप उन्हें सभी वर्गों का नेता क्यों नहीं मान रहे? चौधरी का जवाब था कि ये उनकी खामियां हैं। यूपी में एक भी मुसलमान को जगह नहीं दी क्योंकि मोदी उनके नेता नहीं बनना चाहते। हिंदू ज्यादा हैं, इस वजह से मोदी ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। एंकर ने जब पूछा कि लोक सत्र में जो जीते वो सिकंदर, तो कांग्रेस इस तरह की राजनीति क्यों नहीं करती? अधीर रंजन का कहना था कि उनकी पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती। विश्व में जहां भी ऐसी राजनीति हुई है उसका हश्र सभी ने देखा है। उनका कहना था कि कांग्रेस का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, इसका एक स्वर्णिम इतिहास है। उनका कहना है कि भारत में इस समय धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन ये चीज हमेशा कायम नहीं रहेगी। उनका कहना था कि ये परमानेंट फीचर नहीं है। कांग्रेस फिर से जोरदार प्रदर्शन करेगी। नेता को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे पास सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जैसे नेता हैं।
और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें, जिसमें पत्रकारों की गिरफ्तारी पर बोले राहुल और प्रियंका गांधी। कहा, जो सच से डरते हैं वे सच्चे पत्रकारों को गिरफ्तार करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसान आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकारों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सरकार पर तीखा हमला करते हुए रविवार को कहा कि वे सच बोलने वालों से डरती हैं, इसलिए उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जो सच से डरते हैं वे सच्चे पत्रकारों को गिरफ्तार करते हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, किसान आंदोलन कवर कर रहे पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, कई जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया है। भाजपा सरकार किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है, लेकिन वे भूल गए हैं कि जितना दबाओगे उससे ज्यादा आवाजें आपके अत्याचार के खिलाफ उठेंगी। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक पेज पर ट्वीट किया और कहा, तानाशाह सल्तनत को सत्य से डर लगता है, तानाशाह सल्तनत को अहिंसा से डर लगता है, इसलिए तानाशाह सल्तनत का शासक निष्पक्ष पत्रकारिता पर जुल्म करता है। पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, भाजपा की शह पर आंदोलनकारी किसानों पर आक्रमण की पोल खोलने वाले पत्रकारों पर झूठे मामले दर्ज करके और आंदोलन की जगहों पर मोबाइल इंटरनेट बंद करके आप किसान आंदोलन को दबा नहीं पाएंगे, देश की आवाज बंद नहीं कर पाओगे। और दोस्तों में अगली खबर आ रही बिहार से। जी आपको बता दें, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से की तीसरी मुलाकात। रालोसपा के जदयू में विलय की बात आगे बढ़ी। जी हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अड़े मार्ग स्थित सीएम आवास पर जाकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार यानी 31 जनवरी को मुलाकात की। इस दौरान जदयू के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह भी मौजूद थे और करीब 1 घंटे की मुलाकात में दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई। सूत्रों का दावा है कि सब कुछ सही रास्ते पर है, आगे का इंतजार कीजिए। मुलाकात के बाद सीएम आवास से बाहर निकले कुशवाहा ने भी स्वीकार किया कि नीतीश से वे कभी अलग नहीं थे। हाँ, हमारी अपनी अपनी राजनीति है, आगे के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बहरहाल दोनों नेताओं के बीच इस मुलाकात को लेकर सियासत में फिर नए राजनीतिक समीकरण बनने और सियासी उलटफेर की चर्चा गर्म हो गई है। हालांकि कुशवाहा ने खुद इस मुलाकात के बाद में ज्यादा बताने से परहेज किया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि विलय की बात आगे बढ़ गई है, कुछ अड़चन है जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। वैसे रालोसपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी को राजग से बाहर का रास्ता दिखाने पर आमदा जदयू ने रालोसपा को साथ आने का ऑफर दिया है, किंतु प्रत्यक्ष तौर पर कुशवाहा जदयू में रालोसपा के विलय के सवाल को खारिज करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जदयू को भी अपनी भावना से अवगत करा दिया गया है। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि ठंड से बेहाल उत्तर भारत, अगले 3 दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जी आपको बता दें वहां है ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हाँ, बात करें कि जनवरी का महीना खत्म होने को है, लेकिन लोगों को सर्दी से कोई राहत नहीं मिली, उल्टा भीषण सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में कल भी सुबह घना कोहरा छाया हुआ है। शहर में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो वहीं यूपी बिहार का भी यही हाल है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तो वहीं बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अगले 3 दिनों तक भीषण सर्दी की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में पिछले दिनों के मुकाबले सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी आबो हवा में प्रदूषण बरकरार है। केवल दिल्ली ही नहीं, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की आशंका है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।